भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले से यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप। किया मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया मैं, मतलब पेपर। फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है दिल्ली पुलिस के लिए। यहाँ पर आप उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये है आपके सामने पहला प्रश्न। क्वेश्चन है आपका, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई इनमें से किसके द्वारा? सकल घरेलू प्रसन्नता की जो अवधारणा है वो इनमें से किसके द्वारा विकसित की गई है? स्वीडन, भूटान, ऑस्ट्रिया और भारत। द कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस बाय डेवलप्ड, जो सकल घरेलू प्रसन्नता है इसकी जो अवधारणा है वो इनमें से किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इनमें से किसके द्वारा विकसित की गई है? ये विकसित की गई है भूटान के द्वारा। सकल घरेलू प्रसन्नता मतलब यहाँ पर यह देखा जाता है कि देश में जो लोग हैं वो कितने सुखी हैं, लोग खुश हैं, सुखी हैं, कितने सुखी हैं, इन सब की अवधारणा को जो है भूटान ने शुरू किया था और इसे बोलते हैं सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन। विच एलिमेंट इज फाउंड इन ग्रेटेस्ट अबेंडेंस इन टर्म ऑफ नंबर्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें इनमें से कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक पाया जाता है? जैव तंत्र में बात करूं तो यह हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। कौन सा? तो यह हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। आगे, कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? इन्फोसिस का नवीनतम वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज है, एसएपी की एक ईआरपी प्रणाली है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित फायरवॉल है या ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर की दुनिया में जो उबंटू है ये क्या है? तो याद रखिएगा, जो उबंटू है ये क्या है? ये है आपका ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। उबंटू बेसिकली क्या है? ये विंडो सिस्टम है ना। जैसे आपका विंडो 7 है, जैसे आप 8 चलाते हैं, जैसे आपने 10 चलाई, जैसे आप 11 चला रहे हैं, इसी तरह से है ये ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चित्रकारी की पट्टचित्र शैली फिल इन द ब्लैंक्स राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। द पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ द स्टेट। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा। चित्रकारी की जो पट्टचित्र शैली है
ये सबसे एक, या फिर ऐसा करो, देखो सबसे पुरानी है, बस ये पूछ रहा है अगर आपको पता है पट्टचित्र जो शैली है ये कहाँ की है। जैसे कांगड़ा की एक चित्रकला शैली है कांगड़ा, कौन सी? कांगड़ा चित्रकला शैली है जो कि हिमाचल प्रदेश की है। ऐसे ही एक है बारली, कौन सी? ऐसे ही एक है बारली जो कहाँ की है? जो महाराष्ट्र की है। किसकी? जो है महाराष्ट्र की। इसी तरह से एक पेंटिंग है मधुबनी जो कहाँ की है? जो है बिहार की। ठीक है, इसी तरह से एक पट्टचित्र है और ये कहाँ की है? ये है उड़ीसा की। जो पट्टचित्र है ये कहाँ की है? ये हो जाएगी आपकी उड़ीसा की, ये याद रखिएगा। आगे, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? इनमें से कौन सा कलिंग का महान शासक है? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल और मयूर शर्मन। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अ ग्रेट रूलर ऑफ कलिंगा इन एंशिएंट टाइम? पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक है जो कलिंग का महानतम शासक था? इनमें से कौन सा है जो कलिंग का महानतम शासक इनमें से हुआ है? अगर कलिंग के महानतम शासक की बात करूं तो ये हुआ है खारवेल। इसने मगध पर आक्रमण किया था। मगध पर आक्रमण करके जैन प्रतिमा जो महापद्मनंद, कौन? महापद्मनंद जो कलिंग से लेकर चला गया था, उस प्रतिमा को वापस लेकर आया था कौन? खारवेल। देखो, कलिंग दो लोगों के कंट्रोल में रहा है। एक तो रहा है महापद्मनंद के कंट्रोल में और एक रहा है अशोक के कंट्रोल में। इसके अलावा मोस्टली जो कलिंग है ये स्वतंत्र ही रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अजातशत्रु हर्यक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है। हर्यक वंश, या इसे हम बोलते हैं पितृहत्ता वंश। क्या बोलते हैं? पितृहत्ता वंश जो है ये इसे कहा जाता है। बिंदुसार याद रखिएगा, ये मौर्य वंश का शासक है। इसे पिता का पुत्र यानी कि चंद्रगुप्त का पुत्र और पुत्र का पिता यानी कि अशोक का पिता बोलते हैं। इसे कहा जाता है पिता का पुत्र या पुत्र का पिता। किसको? बिंदुसार को। ठीक है, आगे, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कला से संबंधित हैं? जातक कथाएं, हितोपदेश कथाएं, पेंटामोरेन और पंचतंत्र की कथाएं। विच ऑफ दीज स्टोरीज आर रिलेटेड टू द पेंटिंग एंड स्क्रप्चर्स ऑफ अजंता? जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें इनमें से कौन सी चित्रकारी या मूर्ति कला जो है संबंधित है, या उसमें जो बनी है आपकी चित्रकारी या मूर्ति कला वो किससे संबंधित है? ये हैं जातक कथाओं से। किससे? जातक कथाओं से। अगर मैं जातक कथाओं के बारे में बात करूं तो ये क्या? ये है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। क्या है? ये है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। ये याद रखना। कौन सी? जातक कथा है। कौन सी? जातक कथाएं। तो ये याद रखिएगा। ठीक, पंचतंत्र की कथाएं या पंचतंत्र की कहानियां ये किसकी है? तो याद रखिएगा ये है विष्णु शर्मा की। किसकी? ये हो जाएगी आपके विष्णु शर्मा की। तो ये याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? इनमें से कौन सा अन्न है जो मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? जौ, जई, राई और गेहूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स वाज अमोंग द फर्स्ट टू बी यूज्ड बाय मैन? जो मानव है, जो मनुष्य है, उसके द्वारा सबसे पहले इनमें से कौन सा एक अनाज है जो प्रयोग में लाया गया था? इनमें से कौन सा एक अनाज है जो सबसे पहले प्रयोग में लेकर आया गया था? तो याद रखना ये था जौ या यप। एक चीज याद रखना, वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य भोजन हुआ करता था वो होते थे दूध व दूध से बने उत्पाद। दूध व दूध से बने हुए उत्पाद। जो आर्य है इन्हीं का एक उत्पाद में एक उत्पादन था क्षीर पकोदन। कौन सा? एक जो उत्पाद था ये था क्षीर पकोदन। ये याद रखना। इसमें क्या था? इसमें जौ और दूध ये मिलाकर बनाया जाता है। जैसे आज चावल और आपका दूध मिलाकर बनाते खीर, है ना, तब होता था क्षीर। बेसिकली क्षीर ही है जो आगे भटकते भटकते बदलते बदलते खीर बन गया है ना। क्या हो गया है? खीर। तो ये याद रखिएगा। ठीक, चावल के सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? चावल का सबसे पुराने साक्ष्य की अगर मैं बात करूं चावल के,
तो चावल का जो सबसे पुराना साक्ष्य है ये क्या हो जाएगा, चावल का सबसे पुराना साक्ष्य हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका लहुरा देव। कौन सा, ये हो जाएगा आपका लहुरा देव, ये याद रखिएगा, जहां से लगभग 7000 ईसा पूर्व, कहां के, लगभग 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य देखने को मिले हैं। लहुरा देव जो है ये कहां पर है, ये प्रयागराज, जो इलाहाबाद है ना उसकी में, उसी जिले में पड़ता है लहुरा देव, उसी में पड़ता है क्या, उसी में पड़ता है आपका लहुरा देव, तो ये याद रखिएगा। ठीक, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था, जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। हु वाज द स्थानिक ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, पूछ रहा है मौर्यन डायनेस्टी के शासन काल में स्थानिक जो है वो कौन था। मौर्यन डायनेस्टी के समय में स्थानिक की मैं बात करूं तो जैसे आज होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, उसी तरह से उस समय स्थानिक था। जैसे आज होता है आपका डिप्टी कलेक्टर, उसी तरह से होता था उस समय आपका जिला प्रशासक, यानी कि जैसे आज आपका जिला कलेक्टर है ना, वो काम उस समय जिला प्रशासक किया करता था, ये याद रखिएगा। आगे, हौजे सुल्तानी एक है, हौजे सुल्तानी क्या है, हौजे सुल्तानी एक है। हौजे सुल्तानी क्या है, हौजे सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है। क्या है, जो हौजे सुल्तानी है ये एक बड़ा जलाशय है, ये याद रखिएगा। इल्तुतमिश, क्या, इल्तुतमिश ने जो है इसे बनवाया था, ये याद रखिएगा। कहां बनवाया था, दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली में। जो मेहरौली है इसी के और पास बनवाया था, याद रखना। जो मेहरौली है यहीं पर है आपकी कुतुब मीनार, जिसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नींव रखी थी। पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। पूरा किसने करवाया था, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर है आपका एक लौह स्तंभ। क्या है, लौह स्तंभ। और ये जो लौह स्तंभ है ये किसने बनवाया है, कहा जाता है, कुछ कहते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, कुछ कहते हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो मान्यता है वो ये है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य हैं उन्होंने इसे बनवाया है। जंग रहित है, अब तक इस पर जंग नहीं लगी है, यानी कि ये गुप्त वंश का या गुप्त काल का जो धातु विज्ञान है उसका परिचय देता है। मतलब धातु का विज्ञान इतना उन्नत था कि कितने साल हो गए इसे, 300 ईस्वी से मानो आज 2000 चल रहा है, 1700 सालों से ये खुले में है। लोहा 4 दिन के लिए लोहा बाहर डाल दो जंग लग जाती है उस पर। 1700 सालों से खड़ा हुआ है एज इट इज, और इस पर जंग नहीं लगी अब तक। गुप्त काल का है, धातु विज्ञान का बहुत ही उत्कृष्ट जो है ये उदाहरण है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, तो ये हो जाएगा आपका। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, पहले ये जो मंदिर थे जहां ये इन्होंने बनाई है कुतुब मीनार, यहीं पर इन्होंने बनाई है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ये भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसे कृष्ण मंदिर और जैन मंदिर, जो मेहरौली है यहां पर पहले कृष्ण मंदिर और जैन मंदिर हुआ करता था, इनको तोड़कर जो है ये स्तंभ या जो कुतुब मीनार और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है ये बनवाई गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन स्टेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10वां। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है 10वां। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, इन दोनों की अधिकारता, मतलब इन दोनों के ज्यूरिसडिक्शन में, इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में इनमें से क्या आता है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद जो है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण की अगर कोई बात है, मतलब कोई कानून बना दिया जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। राज्यों के बीच में विवाद आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपके मूल अधिकार की बात आती है,
अगर आपके मूल अधिकार की बात आती है तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के तहत है। हाई कोर्ट में है आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट में है आपका आर्टिकल 32 और 226, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या इनमें से किसने की? जो 1872 है इसमें लॉर्ड मेयो की हत्या जो है इनमें से किसने की थी? द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली और कोलकाता। 1872 लॉर्ड मेयो द वायसराय ऑफ इंडिया वाज असैसिनेटेड इन। देखो जो मेयो है इसी के समय में जनगणना हुई है। क्या हुई है? इसी के समय में जनगणना हुई है सबसे पहले 1872 में, और यही जनगणना आगे चल के नियमित हुई है, रेगुलर रूप में हुई है रिपन के समय में 1881 में। इसको एक अफगान ने मार दिया था। इसको जो है एक अफगान ने मार दिया था। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। जब ये टहल रहा था उस समय इसकी हत्या कर दी गई थी, ये याद रखिएगा। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति को लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल। फॉर हाउ मच मैक्सिमम टाइम द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ। कहने का मतलब जैसे राष्ट्रपति शासन है 6 महीने बढ़ाया गया, ठीक है, फिर 6 महीने बढ़ा दिया, फिर संसद से अनुमति ली और 6 महीने बढ़ गया, फिर संसद से अनुमति ली 6 महीने, फिर संसद से अनुमति ली 6 महीने। इस तरह से करते करते कब तक इसे बढ़ाया जा सकता है? ऐसे करते करते जो है कब तक कितने समय तक इसे बढ़ा सकते हैं? तो इसे बढ़ाया जा सकता है आपका 3 साल तक। कितने? इसे बढ़ाया जा सकता है आपका 3 साल तक, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कितने तक? 3 साल तक, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया? भारत की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा राज्य इनमें से है कौन सा? तो याद रखिएगा इनमें से जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है राजस्थान। कौन सा? सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश और फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 4थे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर? उत्तर प्रदेश जो है वो आपके 4थे नंबर पर है, वो याद रखिएगा। कौन से नंबर पर है? 4थे नंबर पर, ठीक। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? जब सूरज निकल रहा होता है और जब सूरज छिप रहा होता है उस समय वायुमंडल में एक लालिमा सी छाई होती है। ये जो लालिमा है ये किस कारण से छाई होती है वो पूछ रहा है। प्रकाश के प्रक्षेपण, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन। वाई डज द एटमोस्फेयर बिकम रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या एक कारण है? रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, है ना? क्या एक कारण है? तो याद रखना इसका जो कारण है वो है स्कैटरिंग, ना कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्या है इसका कारण? है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, जिसे हम बोलते हैं रमन प्रभाव। क्या बोलते हैं? जिसे कहा जाता है आपका रमन प्रभाव। और याद रखिएगा रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, जिसकी खोज 1928 में इन्होंने की थी, 28 फरवरी के समथिंग, है ना। और इसी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। इन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना। किसे? इन्हें भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया गया था इसी के लिए, तो ये याद रखिएगा, ठीक। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सिमसा, होगेनकल, कोर्टाल्लम और जोग। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? सिमसा फॉल्स, होगेनकल फॉल्स, कोर्टाल्लम फॉल्स और जोग फॉल्स।
सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है इनमें से वो कौन सा है? तो देखो सबसे ऊंचे जलप्रपात की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका जोग जलप्रपात। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जोग जलप्रपात। अच्छा एक बात बताओ, एक है ये आपका जोग और एक है शिव समुद्रम। जोग जलप्रपात और शिव समुद्रम, ये दोनों जलप्रपात किस नदी पर हैं? जोग जलप्रपात और शिव समुद्रम, ये दोनों जो जलप्रपात हैं ये किस नदी पर हैं वो आपसे पूछ रहा है ना। ये दोनों जलप्रपात जो हैं ये किस नदी पर हैं ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। बताओ जरा किस नदी पर है। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। जो मुदुमलाई पशु विहार है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? व्याघ्रों के लिए, गबलों के लिए, पक्षियों के लिए और हाथियों के लिए। मधुमलाई एनिमल विहार इज फेमस फॉर। जो मधुमलाई पशु विहार है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? ये जो प्रसिद्ध है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा यह प्रसिद्ध है आपका व्याघ्रों के लिए। किसके लिए? टाइगर्स, बाघ के लिए। किसके लिए? टाइगर या बाघ के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना मधुमलाई। ठीक, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। वाई इज आइस पैक्ड इन सॉडस्ट? बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है, लकड़ी का बुरादा जो होता है उसमें पैक किया जाता है। क्या इसका एक कारण है? देखो जो लकड़ी का बुरादा होता है वो क्या होता है? वो ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? ये ऊष्मा का कुचालक। क्या है? ये ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक होता है मतलब ये है ना तो ये ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं होने देता। बर्फ की जो ऊष्मा है वो बर्फ में ही रहेगी, बर्फ से बाहर नहीं जा सकती। और जहां बुरादा से उसे लपेटा गया तो बुरादे से बाहर की जो ऊष्मा है वो बाहर ही रहेगी, वो अंदर बर्फ की तरफ जो है प्रवेश नहीं कर सकती। और जब ऐसा नहीं हो सकता तो इसे क्या कहते हैं? तो मतलब जब ऐसा नहीं होता तो इससे जो बर्फ है वो बर्फ ही रहती है, वो पिघलती नहीं है। मतलब बुरादा उष्मा का कुचालक है, इसलिए बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। इसलिए बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। ठीक, आगे लेंस किससे बनता है? जो लेंस है ये किससे बनता है? पायरेक्स, फ्लिंट, साधारण और कोबाल्ट। व्हाट इज द लेंस मेड ऑफ? पायरेक्स, फ्लिंट, प्लेन और कोबाल्ट। जो लेंस है ये किस प्रकार के कांच से बनता है? तो याद रखना जो लेंस है ये बनता है फ्लिंट कांच से। किससे? ये जो लेंस है ये बनते हैं आपके फ्लिंट कांच से, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? मतलब अगर आपको कैलकुलेशन करनी है किसमें? कंप्यूटर में। अगर आपको कंप्यूटर में कैलकुलेशन करनी है तो आपको इनमें से किस एक चीज की जरूरत पड़ेगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म है रैम की, याद रखना। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ये फुल फॉर्म है सीयू की। ठीक है, हार्ड डिस्क और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये फुल फॉर्म है एएलयू की। किसकी? एएलयू की। अगर आपको कैलकुलेशन करना है और वो भी कंप्यूटर में करना है तो उसके लिए जो आवश्यकता होती है वो आती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की। किसकी? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये याद रखना। ठीक, ओजोन परत का अवयव मुख्यतः किस कारण से होता है? ज्वालीय उद्भेदन, मतलब जो अवक्षय है ओजोन परत जो है उसका डिप्लीशन है या ओजोन परत का जो क्षरण है वो इनमें से किस एक कारण से होता है? ज्वालामुखी उद्भेदन, विमानन ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन क्यों होता है? इनमें से किस एक के कारण ऐसा होता है? यह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किसके? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। इसके बारे में जब पता चला तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। क्या लाया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, ये याद रखिएगा। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये लागू हुआ है 1987 को, है ना, 16 सितंबर। और 16 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ओजोन डे। क्या बनाते हैं? ये इसे मनाते हैं हम ओजोन डे के रूप में, ये याद रखना। किस रूप में? इसे मनाते हैं हम ओजोन डे के रूप में। ठीक है,
याद रखोगे। ओजोन परत जो है ये पाई जाती है समताप मंडल में। कहां पर? जो ओजोन परत है ये आपकी पाई जाती है कहां पर? तो याद रखिएगा समताप मंडल में। आगे याद रखिएगा फौजी बैच लाइव चल रहा है, इससे जुड़िएगा। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलेय होता है या गंध रहित गैस है या पीत गैस होती है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता, मतलब लाल लिटमस जो है उसको अगर इसके जलीय विलयन में मिलाएंगे तो यह नीला हो जाएगा। कौन सा गुण है अमोनिया का? तो यह क्या करता है? ये जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है? लाल लिटमस को ये नीला कर देता है। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन भारत का क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? आरबीआई, एसबीआई, आरएसआई, डीबीआई और सेबी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का जो नियामक है इनमें से वो कौन सा है या कौन है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इनको रेगुलेट करता है? तो इनको जो रेगुलेट करने का काम है ये सेबी का है। इनको जो रेगुलेट करने का काम है ये किसका है? ये काम जो है ये सेबी का है, ये याद रखना। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स तत्व की खोज की और उनका नामकरण किया। प्लूटोनियम, थैलियम, बेरिलियम, जर्मेनियम। विलियम क्रुक्स वाज अ फिजिकल केमिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द एलिमेंट। जिन्होंने खोजा और नाम किया किसका? तो याद रखिएगा एक तो इस तत्व को खोजा, साथ में इसका नामकरण किया, और इसका नामकरण किया इन्होंने थैलियम, है ना। इसका जो नामकरण है ये क्या किया इन्होंने? इसका नामकरण जो किया है वो किया है आपका थैलियम, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर इज। एयर का मेन कंपोनेंट इनमें से क्या है? जो वायु है, जो एयर है, इसका मेन कंपोनेंट इनमें से है कौन सा? तो अगर मैं मेन कंपोनेंट की बात करूं और इनमें से बात करूं तो जो मेन कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ये अकेला 78% है। इसके बाद 21% है क्या? ऑक्सीजन। क्या? ये है आपका ऑक्सीजन और ये है आपका नाइट्रोजन। कितने हो गए? 9 9 99 तो ये हो गए। बाकी 1% में 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और बाकी के अन्य गैसें हैं जिनमें हीलियम आ गया आपका, है ना, आर्गन आ गया, या बाकी की जो गैसें आ गई वो आ गई, वो बाकी के बचे हुए 1% में आती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय इनमें से कौन सा? विच इज द हाईएस्ट फाइनेंस बॉडी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं उनके लिए उच्चतम वित्त निकाय, हाई वित्त निकाय जो है वो इनमें से कौन सा है? अगर उसके लिए उच्चतम हाई निकाय की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका सिडबी। क्या हो जाएगा? सिडबी। इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखनी है। ठीक है, और नाबार्ड की भी बता देना। नाबार्ड जो है इसकी स्थापना 1982 में हुई है। ठीक है, शिव रमन समिति, यही समिति है ना? शिव रमन ऐसे कुछ है। इस समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुई है, ये याद रखना। ठीक है, ये एक तरह का कृषि बैंक है। क्या है? ये एक तरह का कृषि बैंक है, ये याद रखना। ठीक है, क्या है? कृषि बैंक। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई है। पसंद आई तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा आप सभी के लिए फौजी बैच है जो कि लाइव है। 100% सिलेक्शन के लिए जो है आपको इसे ज्वाइन करना है। लाइव क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन मिलेगा। 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है। क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से होंगी तो इसके साथ जरूर जुड़िएगा। ठीक है, साथ में याद रखिएगा फौजी बैच आपका एसएससी जीडी के लिए, स्पेशल बैच आपका बिहार एसएससी के लिए, राजधानी बैच है दिल्ली पुलिस के लिए और सिपाही बैच है आपका यूपी पुलिस के लिए। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगाकर या कम से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्लास के साथ जुड़ना तो है ही, साथ में इस क्लास को शेयर भी करना।
इस क्लास को जुड़ना तो है ही, साथ में इस क्लास को शेयर भी करना। ये कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, प्ले स्टोर पर जाके, या जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है। कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक। इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो कुछ भी नया मिले उसे लिखिए और उसका रिवीजन भी प्रॉपर करते रहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।